तो नेक्स्ट मुद्दा है अपना सब्सिडी। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे बजट और उसका रेवेन्यू पार्ट। तो इनकमिंग में ये टैक्स इनकम देख ली, नॉन टैक्स वाली भी इनकम होती है, जैसे रेलवे पोस्ट के टिकट, ओएनजीसी वगैरह कंपनियों के डिविडेंड, सरकार ने किसी को लोन दिया उसमें से उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही, भारत सरकार को ये अमेरिका यूरोप वाले ग्रांट में अनुदान में पैसा दे, तो उन सब को हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव। उसमें करीब 3 लाख करोड़, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब हम बात करें रेवेन्यू और उसके अंदर आउट गोइंग। रेवेन्यू बजट में आउट गोइंग में क्या होता है कि जैसे सरकार ने खुद से मार्केट से जो लोन लिया है और उसका पुराने लोन के ऊपर जो ब्याज चुकाना है, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑन द प्रीवियस लोन, वो एक बड़ी खर्चा होता है सरकार के लिए, करीब 10 लाख करोड़ तो उसी में चले जाएंगे। फिर स्टाफ की सैलरी, फिर फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट यानी अनुदान के रूप में नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दिलवाया कि पंचायती राज बॉडी को इतना दे दो, हेल्थ के लिए इतना दे दो, रोड के लिए इतना दे दो वगैरह, तो करीब 3-4 लाख करोड़ उसमें जाएंगे। और सब्सिडी के अंदर जाएंगे करीब 4 लाख करोड़ रुपए। सब्सिडी के अंदर भी याद रखना है, और बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस, सबसे ज्यादा सब्सिडी जाएगी फूड सब्सिडी, करीब 2 लाख करोड़ रुपए, मतलब ये गरीबों को सस्ता अनाज मुफ्त अनाज दिया जाए। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 1.75 लाख करोड़ रुपीस। तीसरे नंबर पर एलपीजी सब्सिडी, वो करीब 20,000 करोड़ या जो भी, तो 2,000 करोड़ या वट एवर कम्स। सब्सिडी पेट्रोलियम वाली कौन सी होती है, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार जो देती है, हालांकि उसमें भी मिडिल क्लास को दे नहीं रहे, एकदम नीचे जो गरीब होते हैं उनको मिल रही वगैरह, वो हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देंगे। फिर अपना नेक्स्ट मुद्दा है सब्सिडीज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, सब टॉपिक है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पार्ट बजट का एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर सब्सिडी। सब्सिडी में भी कुछ नंबर्स और कुछ पैटर्न याद रखनी। मैंने आपको वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात समझाई, उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, 1 फेब 2022, मतलब लास्ट ईयर के बजट की मैं बात कर रहा हूं, तब सरकार ने ऐसा सोचा फूड सब्सिडी में 2 लाख करोड़ रुपए हम स्पेंड करेंगे। लेकिन फिर जो पूरा साल जाता है और फिर 1 फरवरी 2023 तक वापस देखते हैं कितना खर्चा हुआ, तो खर्चा तो ओवरशूट हो गया है कि करीब 2.87 लाख करोड़ रुपीस फूड सब्सिडी में चले गए। मतलब यहाँ टैक्स के मुकाबले उल्टी बात है, और ये उल्टी बात हो वही नेगेटिव चीज है कि आपने सोचा इतना पैसा खर्च करेंगे पर उससे भी ज्यादा पैसा खर्च हो गया, मतलब ओवरशूट हो गया। तो सब्सिडी अमाउंट वाज ओवरशॉट, मतलब सब्सिडी का टारगेट वाज ओवरशॉट। प्रश्न ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण ये है, आप याद करो कोरोना के दौरान सरकार लेकर आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देना था। वो वाली स्कीम में पहले कुछ ऐसा सोचा था कि मान लीजिए नवंबर 2021 को बंद कर देंगे, फिर सोचा कि मार्च 2022 को मान लीजिए बंद कर दें, पर फिर पता चला नहीं नहीं, यूपी पंजाब गुजरात में स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको एक्सटेंड करते रहे। तो एक्सटेंड जो करते रहे, इसलिए क्या होगा, बिल ओवरशूट हो जाएगा कि आप योजना बंद नहीं कर रहे हैं जिस तरह आपने प्लान किया था, तो जितना लंबा खींचोगे तो बिल चढ़ता जाएगा, तो फूड सब्सिडी इसलिए ज्यादा लंबी चली। हालांकि बाद में इसको अल्टीमेटली बंद किया है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही वो मर्ज किया, 10 की जगह 5 मिलेगा। वो मामला क्या है, वो छठे पिलर में हम लोग जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो देखेंगे। अभी के लिए कि हाँ, सब्सिडी, फूड सब्सिडी का बिल ओवरशूट हो गया। उसी तरह फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी बिल ओवरशूट हो गया। आप देखो, ओरिजिनली सरकार ने 2022 में प्लान किया था 1 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी में जाए, लेकिन उसका तो मतलब ऑलमोस्ट डबल, 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी में चले गए। प्रश्न ऐसा क्यों, तो हम लोग बहुत सारा ये पोटाश और डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह फर्टिलाइजर रशिया, यूक्रेन या बाहर के देशों से मंगवाते हैं, लेकिन उनका तो युद्ध चल रहा है जिसके चलते इंपोर्टेड फर्टिलाइजर महंगा हो गया। लेकिन फिर भी सरकार चाहती नहीं, किसान को महंगा नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए सरकार ने क्या खुद के पॉकेट से ज्यादा सब्सिडी दे देकर उसके प्राइस को बढ़ने से रोकना होगा। सो देयरफॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल वाज आल्सो ओवरशॉट। तो बस उसी के चलते मतलब इट वाज बिल ओवर क्रॉस, तो मैंने आपको बताया, और वही बजट के डेटा बोलते हैं। और क्या चीज है, अब लेटेस्ट बजट जो है उसने क्या किया है, काफी कटौती की है। तो लेटेस्ट बजट है रिड्यूस द सब्सिडी, कि पहले जो 2-2 लाख करोड़ जाता था उससे कम देंगे, ऐसा उनका कुछ टारगेट है। और ये रकम एज अ, तो ये बात चल रही है सब्सिडी की। ऑलराइट, सो नाउ वी आर डन विद द बजट का जो रेवेन्यू पार्ट है, जिसमें जानने लायक चीजें और भी छोटी छोटी और चीजें, पर वो आप हैंडआउट में देख लेना, वहां पर दिया है। नाउ वी मूव टू द कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, तो उसमें भी 2 हिस्से होंगे, इनकम और एक्सपेंस। तो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, उसके अंदर इनकमिंग मनी। तो एक तो होता है कि सरकार जो उधारी में पैसा लाए वो उसकी कैपिटल रिसीट है, पर उधारी में लाए तो हम कहेंगे डेट रिसीट है।
उसमें याद रखना है करीब 17 लाख करोड़ रुपए तो भारत सरकार विद इन इंडिया, ये जो भी आरबीआई से, पब्लिक से, सब लोन में कुछ पैसा लाने की कोशिश, 17 लाख करोड़ रुपीज इंटरनल डेट। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, एशियन डेवलपमेंट बैंक बाहर से लेकर आएंगे, करीब 22,000 करोड़ रुपए लोन मिलेंगे। सो दैट इज डेट रिसीप्ट। सेपरेटली कुछ बार ये होता है सरकार खुद से ही ONGC में उसकी शेयर होल्डिंग हो 100%, उसमें से 5-10% वो बेच दे, उस चीज को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में भी सरकार को जो पैसा है वो उसकी कैपिटल रिसीट है, लेकिन वो क्या नॉन डेट है, उधार नहीं है, वो तो शेयर बेच के अपना पैसा निकाल है, नॉन डेट रिसीट। उसी तरह मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन में पैसा दिया और उस लोन का प्रिंसिपल जो यूनियन गवर्नमेंट वापस रिकवर करेगी, तो वो सब उसकी क्या नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट ब्याज की रकम रिकवर करेगी, वो उसकी रेवेन्यू रिसीट होगी, वो इस तरफ जाएगा कि इंटरेस्ट अर्न वो बजट और उसका रेवेन्यू पार्ट के अंदर इंटरेस्ट अर्न में आएगा, और जो मूलधन वापस आएगा वो लोन रिकवरी नॉन डेट कैपिटल रिसीट बनती है। डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आप जानते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा शेयर बेचना, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइज मतलब पूरी कंपनी बेच देना सरकार, जैसे एयर इंडिया वगैरह में किया। बस उसका डेटा और पॉलिसी और कितने लाख करोड़ आए गए वो सब आपके हैंडआउट में दिया, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो। और उसमें भी ये जो पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाली, वो हम पिछले साल भी समझ चुके हैं, वो वीडियोस देख लेना। सो इट इज वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल रिसीट में कुछ खास है नहीं, यही सब था डेटा वगैरह। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पार्ट के बजट में जो आउटगोइंग पैसा जाए कहाँ पर जाएगा, तो एक तो ये सब हाईवे हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। यूनियन गवर्नमेंट खुद से स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री नेपाल, भूटान, म्यांमार को लोन में जो प्रिंसिपल दे वो सब यूनियन का आउटगोइंग पैसा है कैपिटल पार्ट में। यूनियन गवर्नमेंट खुद से SBI, ONGC वगैरह में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, आपके वो क्यों करेगी? जैसे बासेल नॉर्म्स है जो हम आगे पिलर 1 में पढ़ चुके, उसके वास्ते यूनियन गवर्नमेंट ने SBI के ही शेयर खरीद के उसको शेयर कैपिटल देना पड़े, तो वो सब इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आउटगोइंग है। या यूनियन गवर्नमेंट खुद उसने पुराने जो लोन लिए उसका प्रिंसिपल वापस चुका है, तो वो भी यूनियन का पैसा। सपोज यूनियन ने RBI से लोन में पैसा लिया था, उसका प्रिंसिपल वापस चुका है, वो कैपिटल आउटगोइंग है। इंटरेस्ट वापस चुका है तो वो रेवेन्यू आउटगोइंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउटगोइंग। सो लाइक दैट इट इज हैपनिंग। अब यहां पर हो क्या रहा है आप देखिए, बजट का कैपिटल पार्ट, सब टॉपिक एक्सपेंडिचर या आउटगोइंग कितना है, 10 लाख करोड़। और गवर्नमेंट कह रही है इसमें ज्यादातर पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज है वगैरह। फिर गवर्नमेंट एक और आंकड़ा दिखाती है, बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक आउटगोइंग या एक्सपेंडिचर, जिसमें ये इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी वगैरह आता है। उसमें एक और चीज आती है ग्रांट्स, कि फाइनेंस कमीशन ने बोला कि पंचायती राज बॉडीज के लिए नीचे ग्रांट में पैसा दो, और वो सबसे उसका जो भी बिल्डिंग वगैरह कुछ बने या हाईवे बने, ऐसी बात हो, तो ऐसे करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं जो कैपिटल एसेट का निर्माण होगा। कि सपोज फाइनेंस कमीशन ने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1-2 और बुलडोजर स्टेट गवर्नमेंट खरीद सके, ऐसा ग्रांट में पैसा दे दो। तो असल में वो थियरी के हिसाब से क्या होता है, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट का हिस्सा है, पर गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं, इसमें से तो कैपिटल एसेट का निर्माण हो रहा है ना। तो यानी गवर्नमेंट ऐसा बोलना चाहती कि ग्रांट का जो पैसा गया करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए, और जो कैपिटल पार्ट में भी जा रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए, उन दोनों को ऐड करो तो आपको जो मिले उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़, और रेवेन्यू ग्रांट्स जो इधर गए 3.7 लाख करोड़, तो दोनों को ऐड कर कितना 13.7 लाख करोड़। सो दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नया कंसेप्ट है, पिछले 1-2 साल से सरकार इसको बहुत हाईलाइट कर रही है, ऐसा दिखाने के लिए कि 2016 के अंदर मान लीजिए हम 2 लाख करोड़ ही स्पेंड करते थे, लेकिन अभी सीधा 10-12-13 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, और ये बहुत जोरदार चीज है। तो इस चीज को वो बोल रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके चलते हाईवे हॉस्पिटल सब बने, जॉब्स क्रिएट हो, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा वगैरह, ऐसी बात चलती है। सो दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनीवे, सो डिसइन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपिटल पार्ट डन। लास्ट मुद्दा आएगा डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। कुल मिलाकर ये पूरी जो अलग अलग डेटा है, सारा डेटा मैं आपको अंडरलाइन कर करके बता नहीं रहा, आप एक्सेप्ट कर लो कि वो सब सही डेटा लिखा है। तो सिस्टम ऐसी बनेगी कि रेवेन्यू बजट में ये सब टैक्स और ये रेलवे पोस्टल टिकट वगैरह बेच बेच के सरकार को करीब 26-27 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं।
सामने ये सब फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, स्टाफ सैलरी, ग्रांट्स वगैरह बोल के 35 लाख करोड़ रुपए उसके खर्च भी हो रहे हैं। सो दैट इज रेवेन्यू पार्ट। कैपिटल पार्ट ऑफ बजट में बात करें तो मैंने आपको बताया उधारी में, लोन में सरकार करीब 17 लाख करोड़ रुपीज लाने वाली है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करके और पुराने लोन रिकवर करके स्टेट गवर्नमेंट से, नेपाल भूटान से करीब 84,000 करोड़ आने वाले। तो इन सबको ऐड करो, अराउंड वो जो भी करीब 17-18 लाख के आसपास कैपिटल पार्ट में उसकी रिसीट है। और आउटगोइंग मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ रुपए वो हाईवे हॉस्पिटल बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में गए। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि मैं आपको बात करूं, बिना लोन लिए का पैसा कितना सरकार ने कमाया, तो ये टैक्स वगैरह में से 26, और ये डेट है ना, ये तो हम गिन नहीं सकते, तो लोन का पैसा है। नॉन डेट वाला ये सब डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो कितना है, ये 26 लाख करोड़ है, और ये करीब 0.84 लाख इसको बोल रहे हैं कुछ, तो ये समझो 26-27 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो उतनी गवर्नमेंट की इनकम है, ये इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह में से सरकार को 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास इनकम हो रही है। सामने उसके खर्चे कितने हैं, तो खर्चे कितने, तो ये रेड कलर वाला कितना, रेवेन्यू पार्ट में ये सब सब्सिडी और उसका 35 लाख करोड़ जाए, कैपिटल पार्ट के अंदर ये हाईवे हॉस्पिटल का 10 तक कितना, रेड कलर के सेल में गिन रहा हूँ 35 + 10 45, तो एक्सपेंस है कितना 45, तो आमदनी 27 है, खर्चे 45 है, तो मतलब डेफिसिट घाटा हो रहा है कितना 17 लाख करोड़ के आसपास। तो जब भी आपको घाटा हो जाए, आपकी मान लीजिए इनकम 27 है, एक्सपेंस 45, आप क्या करोगे, आप क्रेडिट कार्ड से जो भी शॉपिंग करनी है कर लो। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं एक जात का लोन है। सिमिलरली यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप ऐसा विजुअलाइज करो, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रही है, उधारी में पैसा ले रही है और खर्चे कर रही है, तो जो भी उधारी लिया उसको हम कहते हैं फिजल डेफिसिट। फिजल डेफिसिट कितनी होने वाली है 17.8 लाख करोड़, याद रखना है एमसीक्यू के लिए। सो फिजल डेफिसिट इज अल्टीमेटली व्हाट, कि गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करने वाली है कितना 17-18 लाख करोड़। लेकिन फिर याद आए कि भाई पिछले साल भी तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया था, और आप जानते क्रेडिट कार्ड का सब पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चढ़ता हो, तो मुझे तो पुराने लोन का भी ब्याज चुकाना है कितना 10 लाख करोड़। अगर ये का आंकड़ा तुम किधर से ला रहे हो, लेट मी गो बैक, ये स्लाइड नंबर 121, इसको मैं जूम इन करूं, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट, आउटगोइंग, और उसमें याद करो इंटरेस्ट पेमेंट में मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ रुपए तो पुराने लोन के ब्याज चुकाने में ही जा रहे हैं हमारे, तो वो सब अपना उसको भी एडजस्ट करना होगा। तो पता चला कि जितना नया लोन लिया है, जिसको हम कह रहे हैं फिजल डेफिसिट, कितना 17 लाख करोड़ के आसपास, उसमें से पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने के लिए करीब 10 लाख करोड़ तो उसमें जा रहे हैं, तो बचा कितना 7 लाख करोड़। तो सरकार ऐसा दिखाएगी ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, मतलब नए काम करने के लिए हम 60 लाख करोड़ रुपए लोन में रह रहे हैं, बाकी जो लोन ले रहे हैं वो तो कांग्रेस सरकार लोन में गई थी और उसके रीपेमेंट करने वाले। सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू शो कि हम कम खर्चे, हम कम उधारी ले रहे हैं, ऐसा करने के लिए नए नए सब कंसेप्ट दिखाए जाए। तो फिजल डेफिसिट 17 लाख करोड़, उसमें से प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट माइनस करो, प्राइमरी डेफिसिट आपको फिजल डेफिसिट 17, पुराने लोन का इंटरेस्ट माइनस करो, तो जो 7 बचा उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। खैर ये जो अपनी फिजल डेफिसिट है, आप लगाओ लॉजिक कि सबसे ज्यादा 2020 में होगा, क्यों, क्योंकि उस वक्त कोरोना था, इसलिए सरकार के खर्चे ज्यादा, टैक्स में आमदनी कम थी। सो इट वाज मोर देन 9% ऑफ जीडीपी, फिजल डेफिसिट वाज मोर देन 9% ऑफ जीडीपी। फिर सरकार धीरे धीरे इसको कम करे, कम करते करते लेटेस्ट बजट 2024 में टारगेट है कि इसको 5.9% ऑफ जीडीपी होगा। एंड अल्टीमेट टारगेट ऐसा है कि जब 2025-26 का बजट आए तो ये सिर्फ 4.5% से भी कम हो जाना चाहिए ऑफ जीडीपी। सो गवर्नमेंट्स टारगेट इज अल्टीमेटली फिजल डेफिसिट शुड बी लेस देन 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। तो आप ऐसा विजुलाइज करो कि ग्लाइडर है जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे फिजल ग्लाइड। तो जब बजट स्पीच में ऐसा कहे वी आर कमिटेड टू द पाथ ऑफ फिजल ग्लाइड वेयर वी विल रिड्यूस द डेफिसिट टू लेस देन 4.5% बाय 2025, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो नाउ इट इज नोन। एक और कंसेप्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सिंपल है, रेवेन्यू खाते में करीब 26 लाख करोड़ की इनकम है और सब्सिडी वगैरह के खर्चे 35 लाख करोड़, तो दोनों का डिफरेंस 8 लाख करोड़, तो वो क्या है रेवेन्यू डेफिसिट।
एंड इट इज 2.9% ऑफ जीडीपी। ये सब एमसीक्यू में याद रखना है, खासकर नॉन आईएएस एग्जाम के लिए। एक और चीज मैंने आपको बताया, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में आउटगोइंग में कुछ पैसा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन बोले उस हिसाब से पंचायती राज बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में 3-4 लाख करोड़ रुपए जाते हैं। तो वो जो ग्रांट का पैसा जाता है, तो चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उसने एक नया कंसेप्ट दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट जो भी है उसमें से ये पर्पल कलर की चीज माइनस करो, ग्रांट्स फॉर द एसेट, जो उसमें से एसेट क्रिएशन होगा। तो 8.6 लाख करोड़ रुपये अपना रेवेन्यू डेफिसिट था, उसमें से 3.7 ये माइनस करो तो जब आए करीब 4.9 लाख करोड़। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आगे इतना सब क्यों नया नया है, क्योंकि गवर्नमेंट मीडिया में और ऑपोजिशन में दिखाना चाहिए कि हमारा सब लिमिट में है डेफिसिट, इसलिए वो नए नए ऐसे नंबर्स इन्वेंट करते हैं। ये सब डेटा आपके हैंडआउट में दिया है, खास करके नॉन आईएएस एग्जाम के लिए इसको मेमोराइज करना, रटना है, ये जो परसेंटेज के रूप में क्या क्या है वगैरह, सो दैट यू हैव टू डू। अभी सो वी आर डन विद द वार्म अप थियरी। रेवेन्यू पार्ट देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखे, सब्सिडी देखे, डिसइन्वेस्टमेंट देखा, डेफिसिट देखा। अभी इसके बाद स्कीम अब समझो कि मुश्किल से 15 मिनट का ही काम है, तो ब्रेक लेने की जगह इसको भी निपटा ही देते हैं। स्कीम वो तो आप पहले भी कई बार हम देख, दो जात के स्कीम होते हैं। कुछ ऐसे स्कीम की जहां सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट देता है, 100% फंडेड बाय यूनियन, यूरिया सब्सिडी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एमपी लैड्स, पीएम किसान में 6,000 रुपए। तो इस सब में 14 लाख करोड़ जाए, वो सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। फिर कुछ ऐसी होती है कि जहां पर 100% रकम यूनियन नहीं देता, सपोज 60 यूनियन देगा, 40 स्टेट देगा, तो इन सबको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर भी कुछ को कहते हैं अति महत्वपूर्ण योजनाएं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो मनरेगा हो गया, 100 दिन का गांव वालों को काम देंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जहां पर गरीबों को पेंशन देंगे। एससी डेवलपमेंट, एसटी डेवलपमेंट, वल्नरेबल कम्युनिटी और माइनॉरिटीज। तो ये जो 6 स्कीम है इनको कहते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम। इनको और आराम से समझेंगे पिलर 6 में। इसके अलावा जो बच जाए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, ग्राम सड़क, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, ये सबको हम कहते हैं कोर स्कीम, महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इसके अंदर मेजर क्या क्या थे वो सब मैंने आपको डेटा दिया है, देख लेना। ये जो स्कीम चल रही है उसमें लेटेस्ट बजट ने ये कहा कि इनपुट की जगह रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग करेंगे। वो क्या कहता है, वो असल में मेंस के लिए ज्यादा काम का है, प्रीलिम के लिए मुझे उतना काम का लगता नहीं, पर उसने बोला है तो 2 स्लाइड में इसको खत्म करते हैं। देखिए अभी जो चलता है उसको हम कहेंगे इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग ऑफ द स्कीम। मान लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। कौशल विकास योजना में ऐसा होता है कि स्किल डेवलपमेंट का सेंटर सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बनाएगी, तो उसका जो भी इतने लाख करोड़ का खर्चा है, फिर उधर सब स्टडी मटेरियल डेवलप करवाएगी कि कंप्यूटर का ये, प्लम्बिंग वेल्डिंग का ये, उसके जो भी 5 लाख करोड़ या जो, फिर इंस्ट्रक्टर कोचिंग वाले को रखेंगे, ट्रेनर को, उसको सैलरी देनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसमें छोटे मोटे और खर्चे हो जाए करके इतना बड़ा सा रकम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहें, इनपुट बेस्ड, कि सरकार पैसा दे देगी और फिर आंख बंद कर देगी कि अब जो होगा वो होगा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आउटपुट, परफॉर्मेंस, वो सब देखना चाहिए। तो सरकार ये कह रही है 2023 बजट में कि कुछ योजनाओं के लिए हम लोग ये करेंगे रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। वो ऐसा कि हम रिजल्ट के टारगेट करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर की 500 सेंटर बनाओ, ट्रेनिंग मटेरियल तो इतने 1 लाख कॉपी छापने, इंस्ट्रक्टर की सैलरी इतना वगैरह बराबर है, पर फिर और भी रिजल्ट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया उसमें से 75,000 का प्लेसमेंट होना चाहिए। वो होगा तो इतना पैसा रिलीज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो वो जो भी एजेंसी, एनजीओ को काम दिया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी ऑफिसर है, उन पर कुछ या तो पेनल्टी लगे या उसका पैसा कट हो जाए, ऐसी सब चीजें हम करेंगे। तो ये जब किया जाए इसको हम क्या कहें, रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो सब बेहतर। हालांकि ये प्रीलिम के लिए उतना मुझे उपयोगी नहीं लगता। मेंस, और मेंस के अंदर मेंस पेपर 2 की बात है कि उसके अंदर ये सब हाउ इट कैन इंप्रूव द एफिकेसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, और इतने साल ये सब गरीबी योजना थी फिर भी क्यों अच्छा नहीं हुआ, और उन सब टाइप के जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसमें ये सब आप बोल बच्चन में लिख सकते हैं स्कीम के अंदर। और क्या बाकी जेंडर बजट वगैरह वो तो थियरी है असल में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, कोई कानून में लिखा नहीं, लेकिन सरकार ये बताएगी पार्लियामेंट को कि जितना भी पैसा हम भेज रहे हैं उसमें से कुछ ऐसी योजना है जिसमें 100% पैसा महिलाओं के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्ल हॉस्टल, सखी वन स्टॉप सेंटर, विडो पेंशन, तो उसमें जितने लाख करोड़ जाए, तो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट डालती है जिसको हम कहते हैं जेंडर बजट, और उसके पार्ट ए में ऐसी स्कीम का नाम लिया जाता है जहाँ 100% पैसा महिलाओं के लिए है। उसके अलावा वो कहेंगे देखो स्वच्छ भारत मिशन, जहाँ पर टॉयलेट्स बनाने, मनरेगा जहाँ पर गांव वालों को 100 दिन का काम देना है, तो उसमें भी कम से कम 30% तो फायदा या पैसा महिलाओं को जाने वाला है।
तो ऐसी सब स्कीम को वो पार्ट बी में रखेंगे, और फिर ये पार्ट ए और पार्ट बी और ऐसा करके ये जेंडर बजट देंगे, जो कि असल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, लॉ में लिखा नहीं, पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार संसद में बजट के साथ ये डॉक्यूमेंट भी रखती है। फिर एक चीज जो नॉन आईएएस एग्जाम में रटनी है वो ये है कि कौन से मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा जाए, लगाओ तुक्के। तो जवाब है डिफेंस मिनिस्ट्री को जाएगा। उसके बाद किस किस को जाएगा वो आपके हैंडआउट में दिया, वो रैंकिंग आप जरा देख लेना। टॉप 3 के याद रखने, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो आप याद करो, कैपिटल पार्ट में बहुत पैसा दिया है, ऐसा सरकार कॉलर खड़ा कर रही है, तो स्वाभाविक है कैपिटल टाइप की चीजें, मतलब हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे वगैरह में ढेर सारा पैसा, तो ये टॉप 3 मिनिस्ट्री में जाएगा, बाकी सब और जगह जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड वाले में कम जा रहा है, क्यों? याद करो, मैंने आपको बताया फूड सब्सिडी तो अब सरकार पहले से कम देगी, ऐसा उनका सब टारगेट है, इसलिए कम जा रहा है। बस तो खेल खत्म। बजट पार्ट हमने समझ लिया, पिलर 1 भी ओवर, पिलर 2 भी ओवर। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड। सब समझिए, ये सब हैंडआउट के अंदर, हैंडआउट मैंने वो लर्न ऐप पे डाल दिया, डाउनलोड कर लेना। ये सब देख लिया हमने, आईजीआरडी वगैरह वो पिछले साल देख लिया, टाइप ऑफ स्कीम देख ली, जेंडर बजट देख लिया वगैरह, बहुत सारी चीजें जो इससे पहले वाले सीरीज जबकि विन 22, 23 वगैरह में जो कुछ काम की थी और कुछ अब आउटडेटेड हो गए, तो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, वो सब पुराना देखने की जरूरत है नहीं। तो दैट इज डन। बाकी इनकम टैक्स स्लैब वगैरह नया था, हमने जान लिया। छोटे मोटे मुद्दे और भी हैं जो आप हैंडआउट में पढ़ेंगे तो खुद से वो इन्फोग्राफिक्स मीम से आपको समझ आ जाएंगे। तो इसके बाद प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, तो थर्ड पिलर में हम लोग जाएंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी और उसका प्लस पैकेज, खासकर अभी आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 23 के लिए तो अब समय कम ही बचा है।